Hello students, welcome to in the lecture of thermal properties of matter. My name is Harjinder, Faculty of Physics, Vidya Mandir classes, collaboration with Doubtnut. थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वाला जो चैप्टर है ये नीट के पर्पज से बेहद इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे हीट की, टेम्परेचर की, स्टेट चेंज की, कैलोरीमीटर की, थर्मल एक्सपेंशन की। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे हीट ट्रांसफर की। ये चैप्टर बेहद इजी है। कंसेप्ट समझने के बाद हम इसको बड़े आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में, हीट कैपेसिटी के बारे में, स्टेट चेंज के बारे में और कैलोरीमीटर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर टेम्परेचर हमें डेली लाइफ में बहुत बार सुनने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि अपने बात करें कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मेटल से बना हुआ है, हम इसको यदि धूप में रखें और उसके बाद हाथ लगाएं तो हमें ये गर्म फील होता है। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को यदि हम सर्दी के दिनों में बाहर रखें या रात के टाइम इसको बाहर रखें तो ये हमें ठंडा फील होता है। इसके अलावा हमारे पास एक इंसुलेटर मटेरियल की बनी हुई कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, या मान लो वुड से बना हुआ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम इसे धूप में रखें तो उस कंडीशन में ये गर्म तो होगा लेकिन ज्यादा गर्म नहीं होगा, ये कम गर्म होगा। धूप में रखने पर इसको भी हीट मिलती है और इसको भी हीट मिलती है, लेकिन लकड़ी ज्यादा गर्म नहीं होती, वुड ज्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि हीट दोनों को सेम मिली है। लेकिन इसका टेम्परेचर, मेटल का टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा, वुड का टेम्परेचर कम राइज होगा, इसलिए ये हमें कम गर्म फील होगी, वुड और मेटल हमें ज्यादा गर्म फील होगी। तो टेम्परेचर से हमें यह पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है या ठंडा है। हीट टेम्परेचर राइज करती है, लेकिन यदि दो अलग अलग मटेरियल से बने ऑब्जेक्ट को हम सेम हीट दें तो एक का टेम्परेचर ज्यादा राइज हो सकता है और दूसरे का टेम्परेचर कम राइज हो सकता है। तो टेम्परेचर से हमें यह पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है और कौन सा ऑब्जेक्ट कम गर्म है। तो टेम्परेचर इज degree of hotness and coldness. फॉर एग्जाम्पल, किसी ए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बी गर्म होगा और ए इसके कंपैरिजन में कुछ ठंडा होगा। इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल यूज किए जाते हैं, जैसे कि डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, इन सब का हम यूज करते हैं। लेकिन टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, तो हम एक इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट को हम गर्म कर दें तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है उसके बेस पर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टेम्परेचर राइज हुआ है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ डिक्रीज हुई है तो उसके बेस पर हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ है। तो जिस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जिस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है उसको कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। This property used for determine temperature or temperature change or change in temperature। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की अलग अलग प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो कंडक्टर होते हैं उनके रेजिस्टेंस के अंदर चेंज होता है,
टेम्परेचर के साथ तो उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। गैसेस की बात करें, उनके वॉल्यूम और प्रेशर में चेंज होता है तो उस प्रॉपर्टी का भी हम यूज कर सकते हैं टेम्परेचर के कैलकुलेट करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। तो जिस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं उसको कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो पॉइंट डिटरमाइन करने होते हैं, एक तो लोअर पॉइंट और एक हायर पॉइंट, इनको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जांपल, हमने वाटर के लिए दो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट ले रखे हैं। एक तो होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में जब मेजर करते हैं तो इसको कह देते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक होता है बॉइलिंग पॉइंट, और जब इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करते हैं ये होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम फ़ारेनहाइट में इसको कैलकुलेट करें तो ये होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 फ़ारेनहाइट। यदि केल्विन की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273.15 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15। तो दो रेफरेंस पॉइंट लिए जाते हैं जिसके बेस पर हम टेम्परेचर को डिटरमाइन करते हैं। तो टेम्परेचर को डिटरमाइन करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टेम्परेचर एट टाइम t माइनस इनिशियल टेम्परेचर या रेफरेंस टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट हायर रेफरेंस पॉइंट माइनस टेम्परेचर एट इनिशियल। इसके साथ जो किसी भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उसकी रीडिंग का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम रेजिस्टेंस के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे रेजिस्टेंस एट टी, इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एट हायर रेफरेंस पॉइंट माइनस रेजिस्टेंस एट इनिशियल टेम्परेचर। इसकी जगह हम लेंथ का भी यूज कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बनेगा T माइनस T0 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T0 इज इक्वल टू, यदि हम लेंथ का यूज करें या हाइट का यूज करें तो इसको लिख सकते हैं लेंथ एट T माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ एट हायर टेम्परेचर माइनस लेंथ एट इनिशियल टेम्परेचर। तो इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम किसी प्रॉपर्टी के साथ टेम्परेचर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि इसी फॉर्मूले का यूज हम कन्वर्जन के लिए भी कर सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है या डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है केल्विन में कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए जब हम कन्वर्जन करें, डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करें तो वो किस तरीके से होगा वो भी अपने देखते हैं। मान लो हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है इन डिग्री सेंटीग्रेड, वो यहां लिखेंगे। वाटर के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लिखेंगे 0, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 माइनस 0 इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आएगा माइनस में, इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये होता है 32 डिवाइडेड बाय, यहां होगा 212 माइनस 32। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। इस फॉर्मूले का यूज करके हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि हम इसी का ही यूज करें, इसी फॉर्मूले का यूज करें केल्विन के लिए, तो केल्विन के लिए लिखा जा सकता है यहां टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15 को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, और उस कंडीशन में ये बनेगा 373 माइनस 273। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला बनेगा टी के माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में कैलकुलेट करें और फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करें तो रीडिंग सेम आएगी। फॉर व्हाट टेम्परेचर रीडिंग ऑफ degree centigrade scale and Fahrenheit scale is same। तो इसके लिए हम इन दो इक्वेशंस को यूज कर लेंगे, TC डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू TF माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, और इसके लिए हम आंसर फाइंड कर देंगे। तो इसके लिए यदि पुट करें, मान लेते हैं वो वैल्यू x है, तो x बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में जब रीडिंग लेंगे तो वो भी x ही आएगी, इक्वल आनी चाहिए, माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। इसको यदि कैलकुलेट करें तो 0 से 0 कैंसिल, ये होगा 18x इज इक्वल टू 10x माइनस 320। यदि इसकी कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 40, चाहे इसको डिग्री सेंटीग्रेड लिखें और चाहे फ़ारेनहाइट लिखें। तो ये माइनस 40 डिग्री वो रीडिंग है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सेम आती है। एक और न्यूमेरिकल करके देखते हैं जिससे ये कंसेप्ट और क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ यूनिफॉर्म थर्मोमीटर स्केल इज एट स्टेडी स्टेट विद इट्स 0 centimeter at 20 degree centigrade and 100 centimeter mark at 100 degree centigrade. Temperature of 60 centimeter mark is, ये ऑप्शन दिए गए हैं 4। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जब 0 सेंटीमीटर लेंथ होती है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 100 सेंटीमीटर लेंथ होती है तब टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब लेंथ 60 सेंटीमीटर है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टेम्परेचर T माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि स्केल का इनिशियल जो 20 आएगा, यहां पुट करेंगे हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर जो कि 20 आएगा। यहां पुट करेंगे, ये लेंथ में है तो यहां लिखेंगे लेंथ एट T माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय लेंथ फाइनल माइनस लेंथ इनिशियल। तो यहां पुट करेंगे T, ये हमें फाइंड करना है, टेम्परेचर जो है लोअर टेम्परेचर है वो है 20, ये है 100 माइनस 20 इज इक्वल टू लेंथ है 60, इसके कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चाहिए, इनिशियल है 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। इसको यदि कैलकुलेट करें तो ये होगा T माइनस 20 डिवाइडेड बाय 80, और ये बनेगा 6/10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये बनेगा T माइनस 20 इज इक्वल टू, ये 0 से 0 भी कैंसिल और ये 48, तो टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा 68 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। या लेंथ की जगह हमें रेजिस्टेंस दिया हो सकता है, या प्रेशर दिया हो सकता है, वॉल्यूम दिया हो सकता है। अब अपने बात करते हैं हीट पर। हीट क्या चीज है? हीट एनर्जी की ही फॉर्म है एक, जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर होती है। ये हीट ट्रांसफर तब होगी जब दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर है T1, मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। दूसरा ऑब्जेक्ट है
जिसका टेम्परेचर है T2, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट नेचुरली फ्लो करेगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले ऑब्जेक्ट की तरफ। तो जो हीट, जो एनर्जी यहां से यहां जाएगी, उस एनर्जी को ही हम कहते हैं हीट कहते हैं। तो हीट है ट्रांसफर्ड एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और ये हीट का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो हीट नेचुरली तब तक फ्लो करती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स becomes same, then it is thermal equilibrium. तो हीट की यदि अपने यूनिट की बात करें, हीट एनर्जी की फॉर्म है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो है जूल। लेकिन इसकी जो सबसे प्रचलित यूनिट है, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती रही है, वो है कैलोरी। हीट की यूनिट जूल और कैलोरी में से कैलोरी बड़ी यूनिट है। एक कैलोरी इक्वल होती है 4.186 जूल के। लेकिन एसआई यूनिट के लिए यदि हमें यूज करना होगा तो हम जूल को यूज करेंगे, और यदि वैसे दिया होगा तो हम कैलोरी में इसको यूज कर लेंगे। अब अपने बात करते हैं हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल, हमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक बीकर के अंदर पानी दिया गया है। पानी का इनिशियल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो मास है अंदर, ये है 10 किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको यहां से हीट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो हमने इसको काफी सारी हीट दी, तो हीट देने के बाद इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। एक दूसरे बीकर के अंदर हमारे पास 2 किलोग्राम वाटर था। इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी। 10 किलोग्राम वाले को ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इस वाले को कम हीट की रिक्वायरमेंट होगी। है दोनों ही वाटर, दोनों ही सेम सब्सटेंस है। तो इस तरीके से यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए 1 किलोग्राम मटेरियल को जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको कहेंगे हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जांपल के तौर पर इसको हमने दिया है 5000 जूल, तो इसकी जो हीट कैपेसिटी होगी, वो होगा हीट गिवन 5000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर राइज। हीट कैपेसिटी H इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर राइज हुआ है 30 डिग्री, तो इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये होगा 500 डिवाइडेड बाय 3, तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आएगी 166.66 जूल पर किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में ये हो गया जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड।
जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इतनी ही हीट इस 2 किलोग्राम वाले मटेरियल को दे दी जाती तो इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता। तो उस कंडीशन में मान लो इसका टेम्परेचर लगभग हो गया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी यदि हीट कैपेसिटी कैलकुलेट की जाए तो वो होगी 5000 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर राइज हुआ है 50, तो ये होगी लगभग 100 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक ही ऑब्जेक्ट है लेकिन दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग आती है, क्योंकि हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंडेंट है। जिसके लिए मास ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, और जिसके लिए मास कम होगा उसकी हीट कैपेसिटी कम होगी। तो हीट कैपेसिटी की जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट वो है जूल पर केल्विन। लेकिन जो दूसरी यूनिट यूज की जाती है वो है कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इस यूनिट का भी हम यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे दी जाएगी हीट कैपेसिटी की? हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है हीट रिक्वायर्ड to increase temperature by 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, और ये मास पर डिपेंड करती है, सब मटेरियल्स के लिए अलग अलग होती हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल एक ही मटेरियल था, दोनों कंडीशन में हीट कैपेसिटी अलग अलग आई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑब्जेक्ट को कितनी हीट देंगे उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है? इन सबको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें हेल्प करती है दो अलग अलग मटेरियल्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा ही दोनों ऑब्जेक्ट्स की इक्वल क्वांटिटी को लेकर डिफाइन की जाती है, और वो इक्वल क्वांटिटी जो ली जाती है वो होता है 1 किलोग्राम को लेकर हम इसको डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जिसका मास 1 किलोग्राम है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर by 1 Kelvin or 1 degree centigrade of 1 किलोग्राम मास। स्पेसिफिक हीट 1 किलोग्राम मास के लिए डिफाइन की जाती है। सब मटेरियल्स के लिए ये अलग अलग होती हैं और ये मास पर डिपेंड नहीं करती। तो इट डिपेंड्स अपॉन nature of material. It does not depend on mass. एग्जाम्पल के तौर पर हमें कोई मटेरियल दिया गया है A, जिसका मास है, इसके अंदर फिल किया गया है, जिसका मास है 5 किलोग्राम। एक दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया है B, जिसका मास है
10 किलोग्राम। इसका इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को हमने हीट दी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने 5000 जूल हीट दी है, इसको भी हमने 5000 जूल हीट दी है। तो इसका टेम्परेचर राइज हो गया और ये हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका टेम्परेचर राइज होकर ये हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पेसिफिक हीट डिफाइन की जाएगी। स्पेसिफिक हीट S इज इक्वल टू, वो होगा हीट गिवन Q डिवाइडेड बाय मास इनटू में टेम्परेचर राइज। लेकिन इसका फॉर्मूला यहां लिखेंगे, यहां हीट गिवन है अपने को 5000 डिवाइडेड बाय 10 और टेम्परेचर राइज हुआ है 30। यहां लिखेंगे 5000 डिवाइडेड बाय मास है यहां 5 किलोग्राम और टेम्परेचर राइज हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यदि इसको कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 20 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि इसको कैलकुलेट करें तो ये बनेगा 50/3 और इज इक्वल टू ये होगा 16.66 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि अपने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले को देखें तो स्पेसिफिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q बाय मास इनटू में टेम्परेचर राइज डेल्टा T। तो इस फॉर्मूले की जगह यहां लिख सकते हैं अपने Q बाय डेल्टा T की जगह हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक हीट डिवाइडेड बाय, तो ये फॉर्मूला बनेगा H इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। यदि अपने यूनिट्स की बात करें, स्पेसिफिक हीट की यूनिट की बात करें, तो इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यदि H की बात करें हीट कैपेसिटी की, तो इसकी यूनिट होगी जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन। स्पेसिफिक हीट मास पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड करती है। हीट कैपेसिटी एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक हीट एक ही मटेरियल के लिए अलग अलग नहीं होगी। कॉपर के लिए जितनी स्पेसिफिक हीट है वो उतनी ही रहेगी, चाहे हम उसकी अमाउंट ज्यादा ले लें चाहे उसकी अमाउंट कम ले लें। लेकिन H हीट कैपेसिटी, इसकी वैल्यू अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू हीट गिवन इज इक्वल टू MS डेल्टा T। इसके लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा हीट गिवन का Q इज इक्वल टू H इंटू डेल्टा T। अब बात करते हैं वाटर इक्विवेलेंट की। CGS यूनिट में वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं किसी दूसरे मटेरियल की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई दूसरा मटेरियल है, इसको हमने कुछ हीट दी है Q। यहां इस मटेरियल का मास है M और इसकी स्पेसिफिक हीट है S। तो इसके टेम्परेचर कुछ राइज होगा डेल्टा T। मान लेते हैं हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया है। उतनी ही हीट यदि हम वाटर को दें, उतनी ही हीट यदि हम इस वाटर को दें, तो इसका टेम्परेचर भी हम 1 डिग्री ही चाहते हैं राइज करें। तो इसके लिए हमें इसका जो मास है वो कुछ अलग लेना पड़ेगा। तो वो मास, वाटर का वो मास जो इसके इक्वल
टेम्परेचर राइज करे उस मास को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। यानी कि वाटर इक्विवेलेंट होगा मास ऑफ वाटर which has same temperature rise on same heat absorbed with respect to मटेरियल ए। कोई मटेरियल है ए, उसके सेम हीट लेकर सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना मास ऑफ वाटर चाहिए उसको हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। यानी कि दोनों को हीट हमने सेम देनी है, वाटर को भी और उस मटेरियल को भी। तो इसको लिखेंगे एम एस डेल्टा टी फॉर वाटर mass of water is equal to mass of material, specific heat of material और डेल्टा टी ऑफ मटेरियल। ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां लिखेंगे मास ऑफ वाटर और इसकी वैल्यू होती है 1 CGS सिस्टम में, और इसको लिखेंगे m इंटू एस। तो इस m इंटू एस को या फिर मास ऑफ वाटर को हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। इस कंसेप्ट का यूज होता है कैलोरीमीटर वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वहां इसका यूज होता है। यदि हमें वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाए किसी मटेरियल के लिए तो हम उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी लेकर कैलकुलेशंस करेंगे। अब आगे देखते हैं स्टेट चेंज के बारे में। आपको यह पता है किसी भी मटेरियल की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यदि अपने वाटर की बात करें, वाटर की सॉलिड स्टेट को हम कहते हैं आइस, लिक्विड स्टेट को कहते हैं वाटर एंड गैसियस स्टेट को कहते हैं वेपर। आइस का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कितना भी हो सकता है, और कम से कम कितना हो सकता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा कितना भी हो सकता है। यदि अपने स्टेट चेंज की बात करें तो फॉर एग्जांपल के तौर पर अपने पास इनिशियल में आइस है जिसका टेम्परेचर हम ले रहे हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जैसे ही हम हीट देंगे, हीट देने के बाद ये हीट एब्जॉर्ब करती रहेगी और उस हीट के कारण इसका टेम्परेचर राइज होता रहेगा। इसका टेम्परेचर राइज होकर पहले -10 डिग्री होगा, फिर -5 डिग्री होगा, फिर -1 डिग्री होगा और फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन ये रहेगी क्या? आइस रहेगी। यानी कि हम जैसे जैसे इसको हीट देंगे तो अपनी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ये अपना टेम्परेचर राइज करेगी। यदि स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो इसका टेम्परेचर कम राइज होगा, और यदि स्पेसिफिक हीट कम है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा राइज होगा। तो जैसे जैसे हम यहां लिखते हैं टेम्परेचर T और इस तरफ है हीट गिवन, जैसे जैसे हम इसको हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर राइज होता रहेगा, लेकिन ये रहेगी क्या? आइस रहेगी। जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा उस कंडीशन में फिर जब और हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, बल्कि ये उस हीट का यूज करेगी अपनी स्टेट चेंज करने के लिए। यानी कि यहां पर जो हीट दी जाएगी वो सिर्फ स्टेट चेंज करने के काम आएगी। तो
ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले थी आइस और फिर उसके बाद स्टेट चेंज करके ये बन चुकी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर को यदि हम और हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर राइज होता जाएगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 80 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 95 डिग्री होगा और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यानी कि वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपनी टेम्परेचर को राइज करेगा, हीट लेगा और इसका टेम्परेचर राइज होगा इसकी स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग। वाटर आइस फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म में भी है, दोनों कंडीशन में स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी। तो इसी तरीके से इसको हीट दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद यदि और हीट देंगे इसको, उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि हीट का यूज होगा टेम्परेचर को स्टेट को चेंज करने के लिए और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी एग्जिस्ट करता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर भी एग्जिस्ट करती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस भी एग्जिस्ट करती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी एग्जिस्ट करता है। इससे और ज्यादा हीट देंगे तो उसके बाद इसका टेम्परेचर राइज होता रहेगा कंटिन्यू। तो यहां पर बीच में दो जगह इसकी फेज चेंज हुई है, एक तो आइस से वाटर में कन्वर्ट हुई है यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुई है और दूसरी बार इसकी स्टेट चेंज हुई है वाटर से गैस के अंदर यानी कि लिक्विड से गैस के अंदर कन्वर्जन हुआ है। तो उस टाइम जब स्टेट चेंज हो रही होती है उस टाइम जो हीट यूज होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट भी दो टाइप की होती है। एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब स्टेट कन्वर्ट हो रही होती है उस टाइम टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं होता, उस टाइम जो दी गई हीट है वो सिर्फ स्टेट चेंज करने के काम आती है, उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो होगा लेटेंट हीट L इज इक्वल टू गिवन हीट डिवाइडेड बाय मास, यानी कि Q इज इक्वल टू M इंटू L। इसी तरीके से दूसरी हीट होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों कंडीशन में जो लेटेंट हीट होगी वो अलग अलग होगी। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला लिखा जाएगा गिवन हीट Q इज इक्वल टू M इंटू LV। तो फिर से इसको देखते हैं। इनिशियल में ऑब्जेक्ट जब सॉलिड था तो इसका कुछ टेम्परेचर था, हमने इसको हीट दी तो अपनी स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग इसने अपना टेम्परेचर राइज किया और ये अपने एक मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया। वाटर के लिए ये मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अलग अलग मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। फिर इसको जो हीट देंगे उस टाइम ये हीट कन्वर्जन में काम आएगी, स्टेट चेंज में काम आएगी। उसके बाद जो हीट देंगे वो फिर से वाटर का टेम्परेचर राइज होगा और अपनी स्पेसिफिक हीट के अकॉर्डिंग होगा। आइस का, वाटर का और वेपर का तीनों की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होती है, प्री डिफाइंड है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यदि इसको हम और हीट देना चाहेंगे तो वो हीट स्टेट चेंज करने के काम आएगी और उसके बाद स्टेट चेंज होने के बाद जो हीट देंगे वो टेम्परेचर को चेंज करने के काम आएगी। लेटेंट हीट की यदि अपने यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होगी जूल पर किलोग्राम। यदि हम सीजीएस यूनिट में बात करें तो ये हो सकती है कैलोरी पर ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कैलोरीमेटर। कैलोरीमेट्री कैलोरीमेट्री के अंदर हम ये स्टडी करते हैं
कि हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो कितनी हो रही है, किस तरीके से हो रही है, किसी लिक्विड या किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, इन सब की अपने स्टडी करते हैं। कैलोरीमेट्री के अंदर हम एक वेसल लेते हैं या कंटेनर लेते हैं जिसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। इसके अंदर हम दो या दो से ज्यादा लिक्विड या फिर सॉलिड का यूज करते हैं जिनका टेम्परेचर अलग अलग होता है और वो आपस में मिक्सिंग करते हैं जिसके कारण एक कॉमन टेम्परेचर आता है। उन सब की हम कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हमने दो लिक्विड डाल रखे हैं, एक हाई टेम्परेचर पर है, एक लोअर टेम्परेचर पर है। तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट का ट्रांसफर होगा। हीट लोअर टेम्परेचर से हायर हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी जिसके कारण एक कॉमन टेम्परेचर होगा। तो कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है, जो लोअर टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। हायर टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट जितनी हीट लॉस करेगा, लोअर टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट उतनी ही हीट गेन करेगा। ये हीट कंजर्वेशन या एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चंस को करते टाइम क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो अपने देखते हैं। फॉर एग्जांपल कैलोरीमीटर के अंदर हमें वाटर दिया गया है, वाटर जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम इसके अंदर आइस मिक्स कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आइस हीट गेन करेगी, वाटर हीट लॉस करेगा। तो उससे क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? हो सकता है वाटर इतनी हीट आइस को दे दे कि सारी की सारी आइस मेल्ट होकर वाटर बन जाए और एक पहले से वाटर पड़ा है, फिर इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि आइस पूरी मेल्ट ना हो, कुछ पार्ट ही उसका मेल्ट हो, और जब आइस पूरी मेल्ट नहीं होगी, कुछ पार्ट मेल्ट हुआ है, जो पार्ट मेल्ट हुआ है उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर, जो आइस मेल्ट नहीं हुई है उसका टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस, और जो वाटर बाहर था उसका टेम्परेचर भी हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सबका एक कॉमन टेम्परेचर होगा। यदि कॉमन टेम्परेचर नहीं है फिर तो हीट क्या करती रहेगी, तब तक फ्लो करेगी जब तक कॉमन टेम्परेचर नहीं हो जाए। एक पॉसिबिलिटीज और बनती है कि आइस बिल्कुल भी मेल्ट ना हो, सिर्फ आइस का टेम्परेचर राइज हो, और आइस क्या रहे, आइस की फॉर्म में रहे बट हायर टेम्परेचर के साथ। उस कंडीशन में क्या होगा, वाटर जो है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में, उस टेम्परेचर तक जाकर कन्वर्ट हो जाएगा जो इस आइस का हो गया है। या फिर एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है कि आइस में कन्वर्ट, आइस में ही है लेकिन ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली आइस है, और जो वाटर है इसका कुछ पार्ट आइस में कन्वर्ट हो चुका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, और बाकी बचा हुआ जो वाटर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट कुछ स्टेट चेंज करने में यूज होती है और कुछ टेम्परेचर राइज करने में यूज होती है।
तो कैसे होती है वो अपने न्यूमेरिकल करके देखते हैं, इससे अपना कंसेप्ट क्लियर होगा। अपने को ये एक न्यूमेरिकल दिया गया है जिसमें ये कहा गया है लिक्विड ए एंड बी, लिक्विड ए एंड बी आर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। When mixed in equal masses, the temperature of the mixture is 26 degrees centigrade. Their specific heats are in ratio of। इस क्वेश्चन में हमें दो लिक्विड्स दिए गए हैं ए एंड बी। इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इनको मिक्स कर दिया गया तो इनका जो टेम्परेचर हो गया वो है T। ए वाला अपनी हीट को लॉस करेगा और बी वाला हीट को गेन करेगा। इसकी स्पेसिफिक हीट एज्यूम करते हैं वो है एस ए, इसकी स्पेसिफिक हीट एज्यूम करते हैं वो है एस बी। तो उस कंडीशन में हीट लॉस बाय ए इक्वल टू होगा हीट गेन बाय बी। इसको लिखेंगे मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, और जो चेंज हुआ है टेम्परेचर में 30 डिग्री था अब टी रह गया तो इतना चेंज हुआ है 30 डिग्री माइनस टी। हीट गेन की है वो है मास इंटू बी और एस इंटू बी, और यहां लिखेंगे टेम्परेचर अब टी है पहले 20 डिग्री था। तो इस तरीके से कैलकुलेट, दोनों का मास सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो है T इज इक्वल टू 26 डिग्री, तो यहां पुट करेंगे 30 डिग्री माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू यहां एस बी, यहां पुट करेंगे 26 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो ये होगा एस ए इंटू 4 इज इक्वल टू एस बी इंटू 6। तो इनका यदि रेशियो लें तो ये बनेगा एस ए डिवाइडेड बाई एस बी इज इक्वल टू 6/4, यानी कि इनका रेशियो बनेगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में गिवन है इन ए कैलोरीमीटर water equivalent 40 gram or 200 gram of water and 50 gram of ice at 0 degree centigrade. Into this is poured 30 gram of water at 90 degrees centigrade. What will be the final condition of the system? इस क्वेश्चन में हमें एक कैलोरीमीटर दिया हुआ है जिसका वाटर इक्विवेलेंट है 40 ग्राम। 40 ग्राम इसके अंदर वाटर फिल किया गया है जो है 200 ग्राम, और आइस दी गई है 50 ग्राम जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके ऊपर बाहर से मिक्स कर दिया जाता है 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन में हमें यह चेक करना होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि हायर टेम्परेचर वाला जो वाटर है 30 ग्राम, क्या ये इतना कैपेबल है कि इसको मेल्ट कर सके, इस आइस को मेल्ट कर सके। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो यदि वाटर की स्पेसिफिक हीट की बात करें तो वो होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यदि लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन की बात करें तो वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो अपने ये चेक करते हैं कि ये कितनी हीट दे सकता है, वाटर ये कितनी हीट दे सकता है जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसके द्वारा जो मैक्सिमम हीट दे सकता है उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं ms डेल्टा टी। मास है इसका 30 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1 और डेल्टा टी ये 90 डिग्री है। इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला यदि वाटर रहे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा 90, यानी कि इसको कैलकुलेट करें तो ये 2700 कैलोरी हीट दे सकता है। लेकिन इसको मेल्ट होने के लिए रिक्वायर्ड कितनी है हीट, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे m इंटू एल एफ। आइस का मास है 50 और ये है 80, यानी कि ये होगा यानी कि ये पूरी आइस को मेल्ट नहीं कर पाएगा। रिक्वायर्ड है मेल्ट होने के लिए 4000 कैलोरीज की, लेकिन ये दे रहा है 2700 कैलोरी। तो इस कंडीशन में ये पूरा मेल्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि 250 ग्राम आइस का कुछ पार्ट तो मेल्ट हो जाएगा और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर बन जाएगा। बाकी बची हुई आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहेगी। कुछ वाटर पहले से ही 200 ग्राम जो वाटर है वो पहले से ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और जो ये बाहर से हमने 30 ग्राम मिक्स किया था ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होकर वहां रहेगा। यानी कि हीट लॉस सिर्फ ये वाला वाटर ही कर रहा है 30 ग्राम वाला, और कितनी करेगा 2700 कैलोरी करेगा। सो हीट लॉस बाय वाटर is equal to heat gain by ice। तो इसने हीट लॉस कर दी 2700, लेकिन जो हीट गेन किया है जिस मास ने, वो मास एज्यूम करते हैं m है, और यहां पर लिखेंगे इनटू में 80। इसको यदि सॉल्व करें तो ये होगा मास m इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल 270/8, तो m इज इक्वल टू होगा ये होगा 3.75 ग्राम। यानी कि इतनी आइस तो मेल्ट हो चुकी है, और बची हुई जो आइस है उसका वो बची होगी 50 माइनस 33.75, यानी कि 16.25 ग्राम आइस बची है, और जो वाटर बन चुका है वो बना है 200 ग्राम तो पहले से ही पड़ा है, प्लस 30 ग्राम हमने ऊपर से डाला था 90 डिग्री जिसका टेम्परेचर था, और ये बाकी 33.75 और कन्वर्ट हो चुका है। ये सारा का सारा वाटर है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।